हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जिसका नाम है एयर, वायु। देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसकी बेसिक चीज़ें हमने 6 क्लास में ऑलरेडी देख ली। अब इस चैप्टर में हम जो वायुमंडल की जितने भी लेयर्स हैं, परतें हैं, या फिर इसके जो कंपोजिशंस हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, हम सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। ये होता क्या है? देखो, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर गैसेस की, बहुत सारी गैसेस की लेयर्स बनी हुई हैं, मतलब हवा की परतें बनी हुई हैं। और इन्हीं गैसेस की लेयर्स को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब देखो, जो वायुमंडल है वो कहाँ तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ से? अर्थ की सरफेस से, जो पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? देखो, अगर वायुमंडल हमारा नहीं होता तो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं बचती। और अगर कोई भी गैसेस नहीं बचती तो जो सन की रेज है वो डायरेक्टली अपनी अर्थ पे गिरती, और इतनी गर्मी पड़ती कि हम दिन में तो जल जाते, और रात में इतनी ठंड पड़ती कि हम रात में जम जाते ठंड की वजह से। तो ये जो हमारा वायुमंडल है वो अर्थ को रहने योग्य बनाता है। अब हम बात करेंगे एयर डेंसिटी की, हवा के घनत्व की। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, एक फिक्स आयतन में, फिक्स वॉल्यूम में जो हवा की मात्रा होती है, जितने हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एयर डेंसिटी बोलते हैं, हवा का घनत्व बोलते हैं। ओके। और अगर मैं इसमें एटमॉस्फेयर में बात करूं कि एटमॉस्फेयर में एयर डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, तो देखो, सबसे ज़्यादा जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर की डेंसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जो एयर का डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देखो, इसका पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारा अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या इन अर्थ जो हवा के मॉलिक्यूल्स का वो अपनी ओर खींचता है। इसी वजह से जो अर्थ की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या ज़्यादा होती है और एयर की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गैसेज हैं और उनके क्या क्या कॉम्पोजिशन है। देखो, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और वो कितना है? 78% है। फिर आता है ऑक्सीजन, वो कितना है? 21%। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो वो पूरे एटमॉस्फेयर का कितना बनाती है? 99% बनाती है। और रिमेनिंग 1% कौन कौन सी गैसेज हैं? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और क्रिप्टॉन। इसके अलावा भी और गैसेज हैं छोटी छोटी, लेकिन उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इन्हीं 7 को याद रखना है और इसी ऑर्डर में याद रखना है, इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ओके। अब देखो, हम इनके अलावा, इन एटमॉस्फेयर में इन गैसेस के अलावा क्या क्या जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो भी पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाया जाता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब हम एक एक करके इन गैसेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन को। देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का भी हमारे शरीर के अंदर लेकर जाते हैं और उसको उतने ही हिस्से को बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन यही नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। जैसे हम ब्रीदिंग से लेते हैं, वैसे जो प्लांट्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो वो कैसे लेते हैं? वो लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। देखो, हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इस फॉर्म में हमारे जो प्लांट्स हैं उसको डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली अंदर नहीं ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जब बारिश होती है तो जो बारिश के पानी के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो घुल के कहाँ पर? अर्थ की सरफेस के अंदर चली जाती है। और वहाँ पे प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो उस नाइट्रोजन को, वो उस N2 को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, NO3 में बदल देते हैं। और ये फॉर्म नाइट्रोजन की कौन एसिमुलेट कर लेता है? प्लांट्स डायरेक्टली एसिमुलेट कर लेते हैं। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ओके। अब देखो, जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो जितनी ऑक्सीजन ब्रीदिंग के टाइम काम में लेते हैं, उतनी ही, ऑलमोस्ट उतनी ही अमाउंट की जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। तो होता ही है कि इससे ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन अगर हम ट्रीज़ को काट देंगे तो ये क्या होगा? बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और जो कॉम्पोजिशन है, जो अर्थ का जो ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की।
अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो पूरे एटमॉस्फेयर का ये कितना है 0.03% है, और ये एटमॉस्फेयर में फोर्थ सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। इसके ऊपर 3 कौन कौन सी है, पहली नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर थर्ड पे आती है आर्गन, और आर्गन का कितना है 0.9% है। अब देखो जो CO2 है वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ करी जाती है किसमें, उनके खाने बनाने में, और ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा ये रिलीज़ करी जाती है किसमें, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब। तो इस तरह से जो बैलेंस है वो बना रहता है। कैसे कि जितनी अमाउंट की CO2 ह्यूमंस के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा रिलीज़ करी जाती है, उतने ही अमाउंट की जो CO2 है वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ करी जाती है, और इससे कि जो बैलेंस है वो बिल्कुल बना रहता है। लेकिन ये जो बैलेंस है वो फ्यूल को बर्न करने से बिगड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल को जलाने से जो CO2 निकल रही है ना, उससे लगातार CO2 की मात्रा अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब देखो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो CO2 के ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बढ़ रहा है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको हम एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। देखो इसमें होता ये है कि दिन के टाइम हमारी अर्थ गर्म होती है, किसकी वजह से, सन की रेडिएशंस की वजह से, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से हमारी अर्थ गर्म होती है। लेकिन जब रात होती है तो क्या होता है कि हमारी अर्थ ठंडी होने लगती है। और ठंडी कैसे होगी कि जो सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ पे आई थी, जिन्होंने हमारी अर्थ को गर्म किया था, उन्हीं सोलर रेडिएशंस को वापस स्पेस में क्या करती है, रेडिएटेड करती है, मतलब स्पेस में भेजती हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी प्रेजेंट हैं जो इन सोलर रेडिएशंस को स्पेस में नहीं जाने देती हैं, उनको यहीं पे अब्जॉर्व कर लेती हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितनी सोलर रेडिएशन दिन के टाइम पे हमारे अर्थ पर आई थी, उतनी सोलर रेडिएशंस रात के टाइम पर वापस स्पेस में नहीं जाती हैं, कुछ यहीं पे अब्जॉर्व कर ली जाती हैं। और ये गैसें जो इनको अब्जॉर्व करती हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब ये बात ये आती है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है मीथेन, फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई, ग्रीन हाउस गैसेस आ गई। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे कि ये क्या होता है। देखो जैसे मैंने बताया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं और अर्थ की ओर वापस भेज देती हैं, और इन्हीं सोलर रेडिएशंस की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है। ओके, अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका हमारे एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन कितना है 0.03%। अब देखो जो कॉम्पोजिशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से। अब देखो इंक्रीज़ होने का क्या मतलब हुआ कि जो CO2 के मॉलिक्यूल्स है, CO2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा होने से क्या करेंगे, वो सोलर रेडिएशंस को ज़्यादा ट्रैप करेंगे, हीट को ज़्यादा ट्रैप करेंगे, और इससे हमारे एटमॉस्फेयर क्या होगा, धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होने लगेगा, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर है उसके बारे में। देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको टेम्परेचर के बेसिस पे 5 लेयर्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, बहिर्मंडल। अब इनको एक एक करके देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। देखो जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, वो सारी की सारी कहाँ पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। ओके, और ये कितना तक फैला हुआ है, 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो 13 किलोमीटर हाइट है वो क्या है, एवरेज हाइट है। एवरेज हाइट का क्या मतलब हुआ कि पोल्स पे तो ट्रोपोस्फेयर कितना फैला हुआ है, 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर कितना फैला हुआ है, 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अपनी अर्थ की जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पर सन की रेस क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। अब सन की रेस सीधी पड़ने से यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने से यहाँ के आसपास में जो एयर है, जो हवा है, वो ज़्यादा गर्म होगी। अब गर्म होने की वजह से हल्की होंगी, और हल्की होने की वजह से ऊपर उठेंगी। अब ऊपर उठती हैं, इसी वजह से ये एरिया 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ तो देखो अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ट्रोपोस्फेयर तक टेम्परेचर कम होता है। और ये कम कैसे होता है, एवरी 165 मीटर अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, टेम्परेचर में कमी आती है। मतलब अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे अपनी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड मानूँ, और मैं अगर 165 मीटर ऊपर की ओर जाऊँ तो टेम्परेचर वहाँ पे कितना होगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर मैं फिर से अगर 165 डिग्री मीटर ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये टेम्परेचर इस तरह वर्क करता है ट्रोपोस्फेयर में।
अब देखो, जो ट्रोपोस्फेयर और जो स्ट्रेटोस्फेयर को जो जोन अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं, ये वाला जोन। और ये ट्रोपोपोज इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इस जोन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है हर जगह, इसी वजह से इसका नाम ट्रोपोपोज दिया गया। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि जितनी भी अपनी अर्थ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो केवल किस में पॉसिबल है, ट्रोपोस्फेयर में। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे उसमें क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन की हार्मफुल रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको क्या करती है, ब्लॉक करती है, रोकती हैं, उनको नीचे नहीं आने देती है। मतलब ट्रोपोस्फेयर एक मात्र ऐसी लेयर है जहाँ पे यूवी रेस नहीं पहुँच पाती है, इसी वजह से यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की, समताप मंडल की। अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो उनमें सबसे पहले आता है कि कहाँ तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ सरफेस से। और यहाँ पे कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओके, और इसी ओजोन लेयर की वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हाइट पे जाने पे इंक्रीज़ होता है, जबकि ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर था वो क्या हो रहा था, हाइट पे जाने पे डिक्रीज़ हो रहा था। और यहाँ पे हाइट पे जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सन की रेस को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। ओके, एक और चीज़ कि जो यहाँ पे जो प्लेन्स होती हैं, जो हवाई जहाज़ होती हैं, उनके लिए आइडियल कंडीशन कहाँ पर होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमिनाज नहीं होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और जो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है, मीजोस्फेयर। और इन दोनों मीजोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को जो जोन अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब हम बात करेंगे मीजोस्फेयर की, मध्य मंडल की। देखो, अगर इसका एक्सटेंशन की बात करूं तो ये अर्थ सरफेस से कितना तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, और जो अपना स्ट्रेटोस्फेयर था वो कहाँ तक फैला हुआ था, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ओके, और अगर इसके मैं टेम्परेचर की बात करूं तो देखो, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट पे जाने पे डिक्रीज़ हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर था हाइट पे जाने पे इंक्रीज़ हो रहा था। और यहाँ पे मीजोस्फेयर में क्या होगा कि जो हाइट पे जाने पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और जब 80 किलोमीटर तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ओके, और जो मीजोस्फेयर के बाद में कौन सा जोन आता है, थर्मोस्फेयर आता है। और जो थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर को जो जोन अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, मीजोपोज बोलते हैं। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो मीटेओराइट्स होते हैं वो इसी जोन में आके बर्न होके ख़त्म भी हो जाते हैं, मतलब जल के जो नष्ट हो जाते हैं वो कौन से जोन में होते हैं, कौन से लेयर में होते हैं, मीजोस्फेयर में होते हैं। ओके, यही सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य वायुमंडल। अगर मैं थर्मोस्फेयर के एक्सटेंशन की बात करूं तो थर्मोस्फेयर फैला हुआ है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। अब देखो, थर्मोस्फेयर में हमें 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से पहली कौन सी है, एयर डेंसिटी, जिसको हवा का घनत्व बोलते हैं। अब देखो, जो हवा का घनत्व है वो जो थर्मोस्फेयर का सबसे कम होता है। सबसे कम होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ की जो गैसेस के मोलिक्यूल्स हैं, जो हवा के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत कम पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पर होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो एयर के मोलिक्यूल्स है वो अर्थ की सरफेस पे आके जमा हो जाते हैं, इस वजह से। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरा, टेम्परेचर की। देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड करा गया था, किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। कैसे कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर में हाइट में अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में अगर मैं हाइट में अगर ऊपर जाऊँ तो टेम्परेचर में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन की जो यूवी रेज होती है उनको ब्लॉक करती है, उनको एब्जॉर्व करती है, और इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है। फिर जाते हैं, अगर हम मीजोस्फेयर में जाते हैं हाइट में, तो क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है। और इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि 80 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। और अगर मैं थर्मोस्फेयर की बात करूँ तो यहाँ पे हाइट में जाने पर जो टेम्परेचर होता है उसमें रैपिडली इंक्रीमेंट आता है। रैपिडली इंक्रीमेंट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सन की जो हीट रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्व करता है कौन, थर्मोस्फेयर। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है हाइट में ऊपर जाने पर। और ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। अब देखो, अगर कोई ह्यूमन अगर यहाँ पे जाता है तो उसको ये जो गर्मी है वो फील नहीं होती, वहाँ पे उसको ठंड फील होती है।
क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर को फील करने के लिए हीट का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी होता है। और हीट का ट्रांसफ़र कब होगा? जब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे गैस की मॉलिक्यूल्स इतने प्रेजेंट होते ही नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट डेंसिटी वाला लेयर है। इसी वजह से यहाँ पे जो भी ह्यूमंस अगर जाएँ तो वहाँ पे क्या होगी, उसको ठंड फील होगी, वहाँ पे इसको हीट फील नहीं होगी। ओके, अब अगर इसके मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्मोस्फेयर को किस नाम से भी जाना जाता है? आयनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आने वाली जो हीट रेडिएशंस हैं वो इतनी ज़्यादा आती हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्या अपने आप टूट जाते हैं और टूट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज़ कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, और इसी पॉजिटिव आयन की वजह से थर्मोस्फेयर को क्या बोला जाता है? आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। अब देखो जो सन की जो रेस है जब इन मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो क्या होता है? एक लाइट सी फॉर्म होती है, उन लाइट्स को क्या बोला जाता है? अरोराज बोला जाता है। देखो यहाँ पे, देखो इस तरह की आपने वीडियोस देखी होंगी। ओके, तो इनको क्या बोला जाता है? अरोराज बोला जाता है। अब देखो इसमें एक चीज़ और रह गई कि जो थर्मोस्फेयर होता है वो रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ सरफेस जो आने वाली जो रेडियो वेव्स है वो इन आयंस, जो पॉजिटिव आयंस हैं, उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस अर्थ की ओर चली जाती है। और इसी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होता है। किसकी वजह से? थर्मोस्फेयर की वजह से, इन आयंस की वजह से। ओके, अब एक चीज़ लास्ट और रहेगी इसके अंदर कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करती हैं, और वो सैटेलाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी कहाँ पे पाया जाता है? थर्मोस्फेयर के अंदर ही पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? थर्मोस्फेयर के अंदर आ गई। अब हम बात करेंगे एग्जोस्फेयर की, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहिर्मंडल। देखो ये एग्जोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट की लेयर है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो आगे जाके स्पेस में मर्ज हो जाती है। और यहीं से जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं? इसी से जाते हुए स्पेस में चली जाती हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी इन लेयर्स के बारे में।